नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। हम बात करने वाले हैं आज लोकसभा की। 18वीं लोकसभा शुरू हो गई है। हमारी लोकसभा में नए स्पीकर भी आ गए हैं, पर वो पुराने स्पीकर हैं जिनको नए रूप में हम देख रहे हैं। ओम बिरला का वापस लोकसभा में आना, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या हम इस बार देखेंगे मानसून सत्र में, इस बारे में आज शो में बात होगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती जी, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी। आप दोनों का शो में स्वागत है। संगीता जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी और हम बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर, जिन्हें कहा जा रहा है नए स्पीकर, पर वो पुराने स्पीकर हैं और 17वीं लोकसभा का जो उनका पूरा हिसाब रहा है उसके बारे में पिछले 2 दिन से लगातार हम सुन रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। आप ओम बिरला के दोबारा से स्पीकर चुने जाने को किस तरह देखती हैं, और जो उनका पिछला काम है जब उसके हम मद्देनज़र देखते हैं कि इस बार वो क्या कर सकते हैं, इसे आप किस तरह से बताएंगी? देखिए, दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जैसे उनको पार्लियामेंट में कहा, और एक जो देखने का आप एक नॉन पार्टिसन हिसाब से आप देख सकते हैं। पहले तो मैं जाऊंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने उनको मतलब बधाई दी। 17 लोकसभा जैसे उन्होंने पूरा चलाया, उसके लिए बधाई दी और उनको कहा कि आपका मतलब ये जो टाइम है हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। आपने बहुत सारे चीज़ें पास करने को, मतलब उनको जो लॉज वो चाह रहे थे वो सब पास करने दिया, तो वो ये एक वो था। तो दूसरी बात ये है कि जब आप देखोगे तो उसको मुझे लगा कि हाँ, हिस्ट्री तो उन्होंने बनाई, बिकॉज आप अगर निष्पक्ष हिसाब से देखें तो ये 17 लोकसभा हिस्ट्री में ज़रूर जाएगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। जी, आपने जो बात की पार्टिसन की, बहुत ज़्यादा आरोप लगे विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में बहुत सारे कानून पास हुए, बिना डिस्कशन के पास हुए। जब हम देखते हैं उनका रोल, तो ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। एक स्पीकर की भूमिका जो है लोकसभा में, वो कितनी महत्वपूर्ण है, और उसमें ओम बिरला कितने खरे उतरे हैं, क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है वो खरा उतर पाया एकदम भी। अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़नी चाहिए, मतलब स्पीकर का काम क्या होना चाहिए उनको पढ़ना चाहिए। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं शुरू करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पे एक मुद्दा इस बार पॉलिटिकल एक पोल इशू बना। मतलब पहली बार मुझे लगता है भारत में ऐसा बात हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे थे, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ लगा रहे थे, सो दैट उनके पार्टी को वोट मिले और जीते। तो ये लेकिन देश का जनता जो है, उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने मतलब माथा टेकने के लिए मजबूर किया। तभी आपने वो देखा ही होगा कि जब आके एकदम से पहली बार जब वो आए पार्लियामेंट में, उन्होंने ही बोट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के उन्होंने सिर पे लगाया। मतलब उनको देश के जनता ने वहाँ तक पहुँचाया, मतलब रास्ता दिखवा के वहाँ तक लाए। लेकिन बात तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये वो क्यों बात कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि इनको धमाका लगा इलेक्शन में। ये जो बीजेपी है, मोदी लेड बीजेपी जो है, ये इलेक्शन जीतने की एक मशीनरी है, तो वो उस मशीनरी में दिक्कत आ रही है। तो ये हमने देखा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बात हो रही है, और ऊपर से इमरजेंसी की भी बात हो रही है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे दिखाया पहले दिन, तो वो एक एकदम से एक पॉलिटिकल ग्रुप लिया जो इमरजेंसी को याद दिला रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना हुई थी। और सभी नोबडी सपोर्ट्स, किसी ने, हम भी कोई सपोर्ट नहीं करते इमरजेंसी को, होनी भी नहीं चाहिए एक देश में, डेमोक्रेसी जो है। तो उसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी का याद दिलाया। जब हमने देखा कि ओम बिरला ने भी याद दिलाया, और आज जो राज्यसभा खुली और प्रेसिडेंट ने जो पहला अपना स्पीच दिया, वहाँ पे भी इमरजेंसी का वो दिया। तो पॉलिटिकल एक लाइन वो ही ले रहे हैं, पहली बार। और दूसरी बार ओम बिरला जी को ये शोभा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप इमरजेंसी का याद दिला रहे हैं, जब आप ही के टाइम पे पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, एक डिप्टी स्पीकर होनी चाहिए। आपका पहली बार आपके 17 लोकसभा में वो नहीं रहा, आपने रिकॉर्ड बनाई। उसके बाद आपने और रिकॉर्ड बनाई, 100 लोकसभा एमपीज को आप सस्पेंड कर दिए, टोटल 146 राज्यसभा भी आप अगर मिलाएं तो। और वो एक मतलब ऐसा सुना ही नहीं है, इमरजेंसी के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो जेल में ज़रूर डाले थे ऑपोजिशन लीडर्स को। आपने भी 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को डालेंगे, 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को इमरजेंसी के टाइम पे नहीं डाला था, ठीक है। तो हम इमरजेंसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं और कह
रहे हैं कि आप कितना, आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। और इमरजेंसी 50 साल पहले हुआ, 50 साल बाद भी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज भी जब राज्यसभा शुरू हुआ तो आप आम आदमी पार्टी बाहर धरना लगा रहे हैं क्योंकि उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, ठीक है। तो ये 50 साल का बात है। और दूसरी बात ये है, इनके कार्यकाल में भी वो अटैक हुआ, पार्लियामेंट वाला अटैक हुआ, ठीक है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है क्या। तो और ऊपर से इतने सारे जो बिल्स पास कर दिए गए बिना डिस्कशन के, वॉइस वोट से सब। ये छोटे मोटे बिल नहीं है, बहुत क्रुशियल बिल है। आप ये सारे 3 क्रिमिनल बिल्स देख लीजिए आप, ठीक है। उसमें जो चीज़ें हैं, मतलब वो मतलब आम जनता को बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा वो बिल बिना डिस्कशन के, बिना ओपोजिशन के प्रेजेंस के आप पास कर देते हैं। आप सोचिए 100 अगर लोकसभा एमपीज हैं, उनका असेंबली सेगमेंट कितना होगा। तो इतना बड़ा एक एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनको अलाउ ही नहीं करें बात करने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव तो हटा दिया आपने। इस चीज़ के लिए उनको तारीफ मिल रही है, ये विरासत उन्होंने छोड़ी है और मोदी जी से वो उनको तारीफ मिले है। तो आने वाले दिन में तो मुझे लगता है सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, क्योंकि यही शायद होने वाला है। हम जब बात करते हैं पुराने दौर की, आपने दशकों तक संसद से रिपोर्टिंग की है, आप लोग जाया करते थे संसद में, देखा करते थे। अब जब आप देखते हैं संसद को और जो भूमिका है लोकसभा अध्यक्ष की, उसमें आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब ये स्पीकर बने, उनका पहला अपना बायोडाटा जो वेबसाइट में दिया था, लिखा था कि वो आरएसएस प्रचारक। बाद में इसके बारे में जब हम लोगों ने सवाल किया तो वो हटा दिया था। तो उनका आइडियोलॉजी क्लियर है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। दूसरा है कि उनका जो तब हम लोगों को जाने का इजाज़त था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उसका कुछ ही दिन बाद से ही हम लोग को सारे जो हम लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस जो पास से हमको मिलते थे, वो सारे कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए हमारा एंट्री ना, हम स्पेशल परमिशन लेके अगर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। ये भी 17वीं लोकसभा के दौरान ही हुआ है, जिसमें स्पीकर ओम बिरला है। ये ओम बिरला जो इमरजेंसी का जिक्र कर रहा है, इमरजेंसी के टाइम में सारे पत्रकार का पास कभी कैंसिल नहीं हुआ था। पत्रकार जेल में गए, उनको देशभक्त माना जाता था। कभी कोई सरकार इमरजेंसी के दौरान पत्रकार के खिलाफ टेररिस्ट लॉ नहीं अपनाया। ये टेररिस्ट लॉ में पत्रकार का अंदर कर रहा है और उसको देश विरोधी बोल रहा है। ये फ़र्क है जी। उन लोगों ने अपोज किया था इमरजेंसी को, बात सही है, जो आज सत्ता में है, लेकिन साथ साथ ये नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है इमरजेंसी को। इमरजेंसी को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि खुद इंदिरा गांधी ने इसको गलती माना। उसके बाद जनता ने समझा जो लोग आए हैं वो और खतरनाक है, इसलिए शायद 1.5 साल के बाद इंदिरा गांधी को फिर दोबारा बहुमत से लेके आए हैं। अगर उसका देहांत होगी, इसके बाद कांग्रेस पार्टी खुद स्वीकार किया कि यह गलती हुई है। राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस पार्टी का 150 साल का जो इतिहास है, एक किताब निकाला था उस समय, वो किताब ने आनंद शर्मा और प्रणब मुखर्जी ने किया था। उसमें एक चैप्टर है इमरजेंसी के ऊपर, जिस चैप्टर में निंदा किया गया था। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे घटक दल जो इंडिया गठबंधन में है, जो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट किया था, तो सोच रहे हैं कि ये सब शायद उनके साथ आ जाए। कुछ लोग वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया होगा, लेकिन कोई इंडिया गठबंधन छोड़ के जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा खतरा वो देख रहा है कि पिछले 10 साल का अनुभव। तो स्पीकर का जो रोल होना चाहिए, स्पीकर को तो सबसे पहले बोलना चाहिए थे, जितना विवादित कानून जिसको पास कराने के लिए मनी बिल में कन्वर्ट किया गया था, उस स्पीकर को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था ना। ये नहीं हो सकता। हमारे पास इस स्पीकर का उदाहरण है सोमनाथ चटर्जी, जिन्होंने कहा था कि स्पीकर होने के बाद मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। उन्होंने पार्टी का केंद्रीय सेंट्रल कमेटी का मेंबर थे। कोई सेंट्रल कमेटी में पहला सेंट्रल कमेटी मेंबर उन्होंने अटेंड करने गया था बोलने के लिए, इसके बाद से मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आई एम नाउ निष्पक्ष स्पीकर। और उसका निष्पक्षता के बारे में आपको तो पता है, पार्टी के डिक्टम भी उन्होंने अपोज किया था। तो इसलिए हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जिस स्पीकर का, पूर्व बहुत सारे स्पीकर का, जिसके लिए देखने में लगते हैं कि ये हमारा स्पीकर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे सारे इंस्टीट्यूशन को ये सरकार 10 साल में कब्जा कर दिया, इस टाइप का स्पीकर का ऑफिस भी कब्जा हो चुका है। स्पीकर तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे एक कैप्टिव है, उनको जो कहा जाता है शायद वो वही करते हैं।
जी, जब आपने विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था, तो हाँ, यही तो आरोप लग रहा था एक लगातार। आप जो वॉइस वोट से कितना विवादित कानून उन्होंने पास कराया जी। था। किसी को राज्यसभा में बैठाया, किसी को कल उसका तारीफ किया मोदी, दामोदर दास उन्होंने तारीफ किया था कि बोला कि अपने बहुत उनका अनुभव, आपका वो अनुभव हमारे पास है, जी। हम आपका अनुभव हमारे पास है, आपका अनुभव भी हमारे पास है। जी। तो इसलिए जो मतलब इसको डायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो आपने किया था 17वीं लोकसभा में, ये करते रहिए, करते रहिए। ये एक करते चीज़ रहिए। मैं बस ऐड करना चाहूँगी इसमें कि हम इमरजेंसी को क्यों अपोज करते हैं, ये आम जनता को आज याद रखना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी को इसलिए सारे लोग अपोज करते हैं, मतलब हर रिलीजन से, हर इडियोलॉजी से लोग ने अपोज किया, जो जैसे लाहिरी जी ने कहा कि कांग्रेस के विद इन से ही अपोज किए। क्यों करते हैं? क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो होते हैं उसमें एब्सोल्यूट पावर का कोई जगह नहीं है। जी। तो जो एब्सोल्यूट पावर अब मोदी जी पूरे पिछले 10 साल में उन्होंने देश को दिखाया, जिसको लोगों ने नकारा। ये 2024 इलेक्शन का रिजल्ट इज एक्चुअली रिजेक्शन ऑफ दैट, उसको रिजेक्ट किया। ओम बिरला जी उनके रिप्रेजेंटेटिव होके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नॉन पार्लियामेंट्री थिंग्स किए, ठीक है। और जब हम लिस्ट देखेंगे ना, अभी तो हम इतना बात इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब लिस्ट देखेंगे, नंबर ऑफ जो वर्ड्स जो अनपार्लियामेंट्री अनाउंस किया गया जी। इनके कार्यकाल में, मतलब आप मतलब अगर ड्रामा जैसे वर्ड आप अनपार्लियामेंट्री है इनके कार्यकाल में, ये याद रखा जाएगा, ये किताबों में ज़रूर होंगे। और दूसरी बात ये देखिए, कैमरा का इस्तेमाल, जब आप ऑपोजिशन लीडर कुछ बात करते हैं उन पे नहीं दिखाते जी, हैं, म्यूट करना, ठीक है, ये सब इनके लेगेसी हैं। तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि इनको तो अब ब्लेसिंग्स मिल चुके हैं, तो हम आगे जर्नलिस्ट के हिसाब से तो मैं वही देखूंगी कि वो कितना खरा उतरता है इस पे। आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया था डेप्यूटी स्पीकर के रोल का। 17वीं लोकसभा में कोई नहीं था। इस बार लगातार विपक्ष की मांग थी कि वो चाह रहे थे कि डेप्यूटी स्पीकर हो और वो विपक्ष का हो, जैसे हुआ करता था। पर जब इस तरीके का आर्ग्यूमेंट आया तो भाजपा के जो सांसद हैं और जो अध्यक्ष भी हैं, उनका जेपी नड्डा, उन्होंने कहा, उन्होंने जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनसे कंपेयर किया। उनकी तुलना का आधार जो है वो कितना सही है गलत है उस पर नहीं जाते हैं, पर उन्होंने कहा था कि बहुत सारी ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, कांग्रेस की है या किसी और उसके सहयोगी दल की हैं, वहां पर भी ऐसा है। ये तुलना आप कहाँ तक सही पाती हैं? ये तुलना, संसद की तुलना किसी विधानसभा से करना, क्या ये सही है? और ये कितना, उनका जो ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें कितना आपको तर्क नजर आता है? एकदम भी सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। जब स्टेट की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, तब ये बात आएगी। पर उन्होंने कहा ही क्या? उन्होंने ये कहा कि कुछ स्टेट्स, मतलब ऑपोजिशन रूल स्टेट्स का नाम लिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर तो उन्हीं के पार्टी के हैं। पर आप गुजरात में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, आपके फॉर्मर कर्नाटका में आप देख लीजिए, आप ही ने वही किया, ठीक है, आप भी वही चट्टे बट्टे ही हैं। लेकिन हम आप यहाँ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आप अगर हिस्ट्री देखें, कोई गूगल ही कर ले, मतलब नड्डा जी को तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आपको खबर नहीं है तो आप एक बार गूगल ही कर ले, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमेशा ये जो डिप्टी स्पीकर के रोल है वो ऑपोजिशन को मिलता है। और मिलता क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनको भी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की वो पन्ना पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें यही कहता है कि मतलब एक बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्पीकर अगर उस पार्टी से आता है, रूलिंग पार्टी से, डिप्टी स्पीकर नॉन पार्टी, तो इसका मतलब क्या है कि सब मिलके अच्छे से वो पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं बहुत सारे जगह से, लोगों के हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव, हर तरह के पॉलिटिकल कलर्स के लोग आते हैं, तो दो लोग ऐसे संभालेंगे उनको। तो इस बारे में तो आपने वो जगह तो दी नहीं, तो आप कहाँ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? आप पहले अपना काम देखिए, गिरेबान में जाके आप। जी, डिप्टी स्पीकर की बात की है तो आता है रोल विपक्ष का भी। विपक्ष की भूमिका जो रहेगी, इस बार विपक्ष की जो सांसद हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार अगर इस तरीके के बिल पास होते हैं या सांसदों को निलंबित किया जाता है, तो विपक्ष की भूमिका इस वक्त जो लोकसभा है 18वीं, इसमें कैसी रहेगी? मुझे लग रहा है शुरू का दिन से ही तो एक गवर्नमेंट खुद ही एक कॉन्फ्रंटेशन शुरू किया। 8 बार का सांसद को प्रोटेम स्पीकर ना चुन के, शायद और नरेंद्र दामोदर दास को इच्छा होगा कि कांग्रेस का हाथ में वोट नहीं लेना, इसलिए वो बीजेपी ढूंढ रहे थे। तो 7 साल का क्या, कर्नाटक में भी मैंने सुना है कि 7 साल लगातार जीता है, क्योंकि वो दलित है, वो भी है ना, दलित बीजेपी का एमपी, उसको भी नहीं दिया गया। दिया गया भर्तृहरि महताब को।
इससे इनको तो ये शुरू से ही पता था कि इसको कांग्रेस अपोज करेंगे, इसको पता है, ये लगता है कि इनवाइटिंग कॉन्फ्रंटेशन। ये सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगता है जी, इस मैंडेट को इग्नोर कर रहा है। जनता ने जो मैंडेट दिया वो मैंडेट है बाय कॉन्सेंसस चलना है, ये है मैंडेट। इसीलिए बीजेपी को तो जनता ने मेजोरिटी नहीं दिया ना, उसको बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। इसके मतलब है कि ये डिपेंडेंट जो है, इसके साथ आपका जो अपोजिशन है, जो इस बार बहुत नंबर बढ़ा है, 232 इज़ ए बिग नंबर, जस्ट मेजोरिटी से 40 नंबर दूर है। एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, इसलिए कॉन्सेंसस जरूरी है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अभी भी 300 आसन से जीते हैं, इसी मेंटालिटी में चल रहा है, ये कर रहा है। डेप्यूटी स्पीकर तो मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी का जो स्टाइल है, जिससे वो पिछले साल भी किया, इस बार वो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे नहीं। लोगों का आकलन है कि टीडीपी को दे रहा है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, आई हैव नो न्यूज़। मेरा लगता है इनका जो स्टाइल था, मैंने जब पहले चर्चा हुआ था, मैंने बहुत जगह पे कहा है ओम बिरला को ये नॉमिनेट करेंगे, कि ही बिलीव्स इन हिज ओन टीम। क्योंकि ये जो जिस तरह से वो चलाया था पूरा फुल मेजोरिटी से, किसी और को मैंने ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो हमारा साथ थे उसी को लेके चलेंगे, बाकी कोई आके पता नहीं नितिन गडकरी क्या गड़बड़ कर देगा, राजनाथ सिंह क्या करेगा। तो इसलिए इनका एक साइकोलॉजी है। मैं सीरियसली एक साइकोलॉजिस्ट से बात किया था, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से चलाया था उस तरह ही चलाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट इंस्टेबल हो जाए, इसमें उसका परवाह नहीं है, अपना गवर्नमेंट को इंस्टेबल करने भी परवाह नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूँ, डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट शायद देंगे कि नहीं देंगे, अपना पार्टी का ही देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। कांग्रेस के ज़माने में तो कड़िया मुंडा था, चरणजीत सिंह अटवाल था, अपोजिशन ही था ना। तो ये ट्रेडिशन जो है, ये ट्रेडिशन नमस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उससे एकदम उल्टा काम करते हैं। वो मानते ही नहीं है पार्लियामेंट का जो परंपरा है। शायद वही उनको आता है। मुझे लगता है कि उनको कोई और चीज़ नहीं आती, उनको यही आता है कि ये उस हिसाब से माई वे और हाईवे जो अंग्रेजी में है, वही वाला से ही मुझे ख्याल से वही उनका, इसलिए वो उनका स्टाइल है। वो मतलब वो डेमोक्रेसी में जैसे सबके साथ लेके चलना है, और पर्टिकुलरली आफ्टर दिस जो मैंडेट आया उसके तो यही क्लियर है। तो लेकिन वो डिनायल में है कि ये हमें ऐसा रिजेक्शन मिला है। चलते हैं उन बिल्स की तरफ जिनको बिना डिस्कशन के, बिना अपोजिशन के सदस्यों के पारित किया गया था। जो पिछला सत्र हुआ था, आखिरी सत्र जो था 17वीं लोकसभा का दिसंबर में, उसमें क्रिमिनल लॉज थे जो कि 1 जुलाई से कहा जा रहा है वो लागू हो जाएंगे। उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसमें ब्रॉडकास्ट बिल था। आज हम जो पर्टिकुलर जिस पे बात करने वाले हैं वो ब्रॉडकास्ट बिल पे है, क्योंकि वो मीडिया को, प्रेस की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करेगा। और एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हुए हम जानते हैं कि जो नए लॉ लाए जा रहे हैं उनकी पहुंच जो है वो बढ़ाई जा रही है। केबल टीवी जो पहले नियम हुआ करते थे, कायदे होते थे, कानून था जो केबल टीवी नेटवर्क का, उसकी जगह पर हम ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर आ रहे हैं। और ब्रॉडकास्ट बिल में मैं दर्शकों को बता दूं कि इसमें 3 टेयर व्यवस्था दी गई है। इन 3 व्यवस्थाओं में जो 2 हैं वो तो दोनों प्रसारक की हैं, यानी कि जो प्रसारित कर रहा है कंटेंट, पर इन सब के ऊपर जो व्यक्ति है वो एक गवर्नमेंट की काउंसिल है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के लोग होंगे और उसके अलावा उनके द्वारा चुने गए ही लोग होंगे, यानी कि पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल होगा। पर चूंकि कहा जाता है लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। बतौर पत्रकार हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों में मुख्य धारा की मीडिया के अलावा एक ऑल्टरनेट मीडिया का विकल्प उभरा है, जो यूट्यूब पर काम कर रहा है, जो इंडिविजुअल वेबसाइट्स काम कर रही हैं, खुद वायर भी इसी तरह से काम करता है, जो कि बहुत छोटे संसाधनों से चल रही हैं, अलग चल रही हैं, उनका काम पूरा इंटरनेट पे है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं है अभी, ख़ास तौर पे मीडिया के लिए बहुत सारे उसमें रेगुलेशन नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ये जो प्रसारण सेवा विनियमन है, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशन जो है, ये इनको विनियमित करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे इन्हें। पर जब हम देख रहे हैं उसमें जितने नियम दिए गए हैं उसमें कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है शब्दों की, बहुत वेग शब्द हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के ये नियम जो है प्रेस की आज़ादी को, और चूंकि एक यूट्यूब के रूप में एक माध्यम उभर रहा है, जो ये नियम हैं ये OTT पर भी हैं, डिजिटल मीडिया पर भी हैं, और इसके जब हम पढ़ते हैं, ब्यौरे पढ़ते हैं, नुआंसेस में जाते हैं, तो उनमें दिखाई पड़ता है कि कोई ना कोई तरीका उन्होंने निकाल लिया है जिसमें है कि सरकार की चलेगी मीडिया के ऊपर भी। इसे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, इसका हिस्ट्री पे जाना बहुत ज़रूरी है। ये इससे पहले क्या था, इससे पहले जो IT रूल्स लाए गए, ठीक है, वो भी 2021 वही वाले जो
जिसपे वही सेम, अगर आप देखें पूरा उसका जो रूप देखें नया वाला ब्रॉडकास्ट बिल में, उसमें रूप वही है, लेकिन उसको रिजेक्ट किया गया, मतलब कई हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, अभी भी बात चल रही है, ठीक है। तो उसको छोड़ा, उसके बाद ये नया चीज़ लाए इन्होंने, ठीक है। तो ये मतलब उसमें वही चीज़ है। और एग्जीक्यूटिव, जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट ऑफ द डे को इतना पावर दिया गया, तो ये तो पूरा सरकार जो चाहेगी वही बुलवाएगी। तो जर्नलिस्ट के हिसाब से, जैसे मैंने आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हमारा जर्नलिस्ट का काम है, हमारा एलिजेंस किसके साथ है, हमारा जो मेन फोकस है वो आम जनता है। मैं कोई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करूंगी, ना कोई सरकार के लिए, तो बात करना ही नहीं है, सरकार को सवाल करना है जर्नलिस्ट का। तो वही अगर हम करेंगे तो ये जो कोड रूल्स जो बना रहे हैं, कोड रूल्स ये बनाएंगे वही सरकार ही बनाएंगे। तो सरकार को जो अच्छा नहीं लगे वो फेक न्यूज़ बता देंगे, वो आपको हटा देंगे इंटरनेट से, आपका वही जो वीडियो है वो भी हटा सकते हैं, आपका चैनल भी हटा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, ब्रॉडकास्टर को एक इंडिविजुअल का रूप भी दिया गया है। दैट मीन्स ये खाली हमारे जैसे अनुष्ठान नहीं है। एक यूट्यूबर कुछ भी चला रहा हो तो उसके पास भी जा सकता है और उसको भी बहुत सारे मतलब कानूनी उससे घेर सकते हैं। उसमें जुर्माना भी है, उसमें सज़ा भी है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है जो आपको आपका काम करने के लिए सज़ा देने जैसे लग रहे हैं। तो मेन चीज़ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब जो हमें वो एक फंडामेंटल स्पीच राइट है हमारी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो नहीं देना चाह रहे हैं। और डिसेंट की तो दूर की बात। जी, हम बात करते हैं सर, अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशन एक लिया था, रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें कही थी। क्या आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बता सकते हैं? हम 28 मई को रिजल्ट आने का पहले ही हमने देश का जितना राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है प्लस प्रेस क्लब्स विभिन्न स्टेट का, मुंबई, कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम, सबका रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। कम से कम 13-14 लोग थे, बाकी कुछ लोग वीडियो में भी थ्रू जूम भी कनेक्टेड हुआ था, जैसे डीजी पॉप। तो इसलिए उसमें एक रेजोल्यूशन हमने लिया था जिसने कानून ये सरकार पास कराया, और जो इंटेंट है पर कराना, जिसको चर्चा में और डोमेन में सरकार में वेबसाइट में ला दिया है, इस कानून के बारे में हम लोग सब मिलकर तय किया था कि ऑल द लॉज बेसिकली इसका एम है कि एक जो बॉडी वो बनाना चाहते हैं वही शिकायत करेंगे, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे और वही जज होंगे, इस तरह का एक बॉडी बना रहा है। दूसरी तरफ ये है कि आप सरकार अगर सोचेंगे कि आप इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तुरंत तो कार्रवाई एक तो कानून में है 3 साल का जेल है। तो ये जो कानून है हम इसको डिमांड किया था, हम डिमांड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को पहुंचा भी दिया हूँ, बाकी सब जगह पे चर्चा में हो रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दे रहा हूँ। आज अच्छा हुआ कि इमरजेंसी का बात आ गया है। इंदिरा गांधी नहीं सोचा था इससे भी खतरनाक बिल पास हुआ, सब भी वॉइस वोट पे पास हुआ, कोई स्क्रूटिनी नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया, सिर्फ पास हो गया हाउस से। उसको एक तो है, कुछ तो है, कोविड का टाइम में पास किया। ये जो 2000 जो ब्रॉडकास्ट सर्विस 2023, ये तो बहुत ही खतरनाक बिल है, ब्रिटिश भी नहीं सोचा था। ये तो ब्रिटिशर्स का ज़माना से भी खतरनाक बिल है। आपने जो कहा कि यूट्यूब से भी नहीं, सारे सोशल मीडिया आज जो इतना पॉपुलर है, इस बार चुनाव में जो हम देखा मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल और सोशल मीडिया का रोल, सोशल मीडिया ने सही उनका आकलन सही था, एनालिसिस सही था, जो रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन गौदी मीडिया जिसको कहते हैं पॉपुलरली, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका तो सारे गलत हुआ है, इंक्लूडिंग एग्जिट पोल। अभी एग्जिट पोल का तो स्कैम भी आ रहा है, वो दूसरी बात है। लेकिन इसके बारे में हम लोग सब मिलके एक रेजोल्यूशन लेकर सबने इसमें सहमत है, सारे मीडिया, देश भर का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ हम अकेला प्रेस क्लब नहीं है, ये सब मिलके हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इसको अच्छा हो गया कि ये सरकार आपातकाल का इशू ला दिया। तो हम 10 साल में क्या आपातकाल हुआ है, मीडिया कैसे झेला, मीडिया के ऊपर क्या अगला दिन होने वाला है, जो कभी इंदिरा गांधी भी नहीं सोचा। लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंसरशिप का मामला है कि आप ही डिसाइड करेंगे कि क्या जा सकता है, पर इसके लिए सरकार के पास अपना सरकारी चैनल है, सरकार के पास। उसमें एक छोटी सी बात मैं बोल दूं, मेरा दूसरा एक इशू है जो इसमें रेजोल्यूशन में नहीं है, लेकिन वो जो हम लोग दूसरा एक मीडिया ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जो भी मेरा कहना था कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो है वो किसके पैसे से चलता है, हमारा टैक्स का पैसा से। पिछले साल का रिजल्ट भी देखिए,
45% लोग एनडीए को वोट दिया था, 55% लोग अपोजिट टू एनडीए वोट दिया था। 55% का वॉइस पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में कहाँ है, क्यों नहीं है? वो तो हमारा पैसे से चल रहा है ना। बाकी विदेशों में, यूरोप में, हमारा क्लब में यूरोप का सब एडिटर्स आए थे, जर्मन रेडियो देश है कि हमने अभी चांसलर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से, नेशनल चैनल से, बीबीसी जैसे है, वो तो सरकार पैसा देता है, लेकिन सब कुछ बोलते हैं, करते हैं। तो हमारा देश में जो संसद टीवी भी है, वो भी तो आधा हिस्सा इस बार तो जनता ने अगर वोटिंग देखेंगे तो उस हिसाब से तो उनका वो पूरा सरकार एनडीए के छोटा तो दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिखा रहा, आज भी नहीं दिखाया। एक क्विक पॉइंट मैं करना चाह रही हूँ इस पे, मतलब कि आप देखें, जैसे गोदी मीडिया सर ने इस्तेमाल किया तो मुझे याद आया कि गोदी मीडिया बोला ही क्यों, क्योंकि सरकार के जो मतलब एक ब्रॉडकास्ट के हिसाब से, माध्यम के हिसाब से सरकार के माउथपीस बने ये सारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया ज़्यादातर, ठीक है, वो बने, तो उनको तो कंट्रोल में आ गया कि जब एग्जिट पोल की ही जब आप देख रहे थे जैसे कवर हो रही थी इलेक्शन, उससे बहुत सारी चीज़ें और एक सीधी लाइन नजर आती सीधी है लाइन जिस नजर आ रही थी, पे 50 से ऊपर इंटरव्यू कौन ले रहे थे, जी। तो ये बड़ा क्लियर था। तो उसमें आप जैसे सर ने थोड़ा सा जिक्र किया, उसमें ये इस बार इलेक्शन में हमने देखा बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स के जिन्होंने जो इनके जो वीडियो बनाए पूरा निष्पक्ष था, उनका व्यूज ये इनके चैनल के कुछ बहुत सारे शोज से ज़्यादा था। तो मुझे लगता है कि ये जो बिल ला रहे हैं इसमें जो जैसे देख रहे हैं कि लूप होल्स कहाँ पे है, इसको कहाँ टाइट करनी है, तो ये टाइट करने वाली नॉर्थ कोरियन, ये भी सब अर्बन नक्सल है। हाँ, सही जर्नलिज्म करना अर्बन नक्सल, आप एंटी नेशनल, सर ने जैसे कहा इमरजेंसी के टाइम पे लोग अगर जेल जा रहे थे उनको देशभक्त माना जाता था, तो अब ये उल्टा बनाया जा रहा है। और एक पार्टी को सपोर्ट करना या ना करना और देश को प्यार करना नहीं करना अलग चीज़ होती है, बराबर हो गया है। तो मुझे लगता है ये एक बढ़िया सा नॉर्थ कोरियन लॉ लाया गया है जो हमारे ऊपर एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में थोपी जाने की कोशिश है। इसी जो जिस रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये विनियमन कम लग रहा है, मतलब इसमें कंट्रोल करने वाला जो भाव है वो ज़्यादा है, वो नियमित नहीं, वो नियंत्रण वाला भाव आ रहा है। इसमें एक लॉ कहता है जो जर्नलिस्ट की डिवाइस हैं वो सब कॉन्फिस्केट, जब्त कर ली जा सकती हैं। उसका एक नियम ये भी कह रहा है आपके परिसरों में वो छापे मार सकते हैं, सरकार की तरफ से छापे पड़ सकते हैं। हम वायर जैसे संस्थान में काम कर रहे हैं जो कि रीडर्स के सब्सक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। हम लोग किसी तरह के विज्ञापन जो है सरकारी नहीं लेते हैं। ऐसे संस्थान हम खुद भी देख चुके हैं, वायर ने भी ऐसी कार्रवाइयों का सामना किया है। यहाँ से भी उपकरणों की जब्ती हुई है, लोगों के मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप लेके जाए गए। जब हम देखते हैं ऐसे छोटे संस्थान जो बहुत छोटे संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं, उनके काम के बरस से हम देखते हैं सरकार उनको चुप कराने की कोशिश कर रही है। तो क्या हम ये समझें कि अब सिर्फ इन्हीं जैसे वायर जैसे और बाकी जो ऑल्टरनेट संस्थान हैं, इन्हीं की आवाज़ अब सरकार को परेशान कर रही है? यही परेशान कर रही है, इसलिए इनको रोकने के लिए कानून ला रहा है। तो एक बात तो साबित हो गया है कि इतना दिन जो किया था वो गैर कानूनी था, क्योंकि अभी कानून हो रहा है। तो कानून तो नहीं था ना जी, मतलब अगर आपको लग रहा है इस तरह के किसी कानून की जरूरत है, यानी कि पहले सारी चीजें गैर कानूनी कर रहे हो ना डिवाइसेस जब्त करने का, तो अभी किस कानून के तहत जब्त किया था जी, उसके लिए तो माफी मांगना चाहिए, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ये भी डिमांड होना चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि आप जिसको इंटरनेट का जो बात है, जो शटडाउन, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हो। भारत में 2019 से 2024, खास तौर पे 2024 जो इलेक्शन का है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ वर्ल्ड में। तो इसलिए इसको भी लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो मतलब अब तक जो किया हो सब गैरकानूनी काम किया हो, इसके लिए तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने किया, जिस अधिकारी ने किया है, किस कानून के तहत अगर नहीं किया है, कानून अभी बन रहा है, तब तो कानून नहीं था। कानून तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है, कोई कानून आजकल रेट्रोस्पेक्टिव कोई कानून हो नहीं सकता। और इसमें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इन्होंने ये कंडेम किया है, ये ब्रॉडकास्ट बिल को सवाल किया है कि इसको हटाइए। तो ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में जैसे दूसरा आईटी रूल्स को वो कोर्ट में गया, ये भी लोग कोर्ट में जाएंगे। बस मतलब सारा नज़र हमें एक जर्नलिस्ट इसके हिसाब से हमें सुप्रीम कोर्ट में लगा लेनी चाहिए, क्योंकि सारे चीज़ मुझे लगता है जैसे अदालत के सहारे, मतलब सबको अदालत के सहारा ही लेना पड़ेगा। जी, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।